नमस्कार मित्रों, मैं किशन लाल राठौर संस्कृत ज्ञान स्टोर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कड़ी के अंदर हम व्याकरण के अंदर पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। वर्णों को जोड़ना, यानी कोई भी वर्ण है उन वर्णों को जोड़ना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक वर्णों को परस्पर जोड़ना संधि कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ना कैसे? यदि हम कोई उदाहरण की बात करें, जैसे हिम प्लस आले, हिम प्लस आले, तो यहाँ पर देखिए म के अंदर जो है यहाँ पे अ स्वर है और आगे आ स्वर है। अ और आ मिलकर के यहाँ पर क्या बनेगा? ये बनेगा हिमालय। क्या बनेगा? हिमालय बनेगा। तो यहाँ पर देखिए वर्णों के मेल से ही परिवर्तन हो रहा है, इस कारण से हमें यहाँ पर क्या कहते हैं? इसको संधि के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं कि संधि के प्रकार। संधि के जो प्रकार होते हैं वो तीन होते हैं। पहली जो संधि है वह है स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि। स्वर संधि को यहाँ पर अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि है तो व्यंजन संधि को यहाँ पे हल के नाम से जाना जाता है। और तीसरी जो संधि है उसको हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो संधि है वह है स्वर संधि है। इसका दूसरा नाम क्या है? अच संधि है। अच का मतलब होता है सारे स्वर। फिर बाद में इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर और स्वर मिलकर के यदि स्वर में परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अ प्लस अ बराबर मिलकर के क्या होगा? आ होगा। तो यहाँ पे स्वर मिलकर के क्या हो गया? स्वर में परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से अ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर और अ मिल के आ हो गया, अ प्लस ई बराबर ए हो गया। इसी तरीके से यदि हम ई के बाद में यदि कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पे यह हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यानी वर्ण के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है। तो इससे हम यह निश्चित रूप से जान सकते हैं कि वर्णों में परिवर्तन होता है तो वह संधि कहलाता है। और इसके अंदर हमने जो स्वर संधि, इसकी परिभाषा पढ़ी यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखें स्वर और स्वर मिलकर के स्वर में परिवर्तन हो रहा है। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहली संधि आती है दीर्घ संधि। दूसरे नंबर पे है गुण संधि। तीसरे नंबर पे है वृद्धि संधि। चौथी है यण संधि। पांचवी संधि है अयादि संधि। छठी संधि है पूर्व रूप संधि। सातवीं है पर रूप संधि। और आठवीं संधि है प्रकृति भाव संधि। पहली संधि हम देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है यहाँ पर अकह सवर्णे दीर्घः। अब इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। अकह का अर्थ होता है अ, ई, उ, री और ली। ये जो 5 जो स्वर हैं ये अक के अंदर आने वाले स्वर होते हैं। फिर सवर्णे का अर्थ होता है समान स्वर मिलने पर। और दीर्घ अर्थात दीर्घ आदेश यानी आ, ई, उ, री ये आदेश हो जाते हैं। ये जो है दीर्घ आदेश कहलाते हैं। अब परिभाषा देख लेते हैं। स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि जो है उसकी परिभाषा क्या है? अ या आ, ई या बड़ी, उ या बड़ा उ, री या बड़ी री या ली स्वरों के बाद समान स्वर आते हैं। कैसे स्वर आते हैं? समान स्वर आते हैं। तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश यानी आ, बड़ी, बड़ा उ, बड़ी री ये हो जाता है। दीर्घ संधि के अंदर देखिए यहाँ पर सबसे पहला नियम है अ या आ के बाद में यदि अ या आ आता है तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अब इसको पहले नियम को 4 तरीके से हमने उदाहरण देखे हैं। जैसे राम प्लस अवतार। तो राम प्लस अवतार में यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो म है इसमें अ है और आगे भी अ है। तो और अ मिलके क्या हो गया? आ हो गया। तो राम प्लस अवतार से क्या हो गया? ये रामा अवतार शब्द बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए विद्या प्लस अर्थी है। तो विद्या में आ है
और यहाँ पर अ है, आ प्लस अ बराबर क्या हो गया, आ हो गया। तो विद्या प्लस अर्थी से क्या बन गया शब्द, ये विद्यार्थी ही बन गया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हिम प्लस आले है। हिम के म के अंदर अ है और आले में यहाँ पर आ है। अ प्लस आ बराबर क्या बन गया, आ बन गया। तो यहाँ पर शब्द क्या बनेगा, हिमालय बनेगा। क्या बनेगा, हिमालय बनेगा। इसी तरीके से चौथा उदाहरण देखो यहाँ पे विद्या प्लस आले। तो यहाँ पे विद्या में आ है और आले में आ है, तो आ प्लस आ बराबर क्या बनेगा, आ बनेगा। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द यहाँ पर मिलकर के क्या बन जाएगा, विद्यालय। क्या होगा, विद्यालय बनेगा। तो इस संधि के अंदर देखो यहाँ पर पहले नियम के अंदर हमने 4 उदाहरण लिए और 4 ही उदाहरण अलग अलग टाइप के लिए हैं। तो इस तरीके से हम इस दीर्घ संधि के और अच्छी तरीके से उदाहरण समझ सकते हैं। दीर्घ संधि के अंदर नियम जो है अ या आ के बाद में यदि अ या आ आता है तो आ बन जाता है। इसके अन्य उदाहरण देखिए यहाँ पर, और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। ये यहाँ पर कुछ उदाहरण ही मैंने लिखे हैं। इसके अलावा भी यदि संस्कृत व्याकरण की बात करें, दीर्घ संधि की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे जो उदाहरण हैं हम वहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो उदाहरण भले कैसा भी परीक्षा के अंदर आए, हम आसानी से इसको सहज रूप से सरल तरीके से इसको जो है सही कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर 5 उदाहरण है। कदा प्लस अत्र से कदात्र हो गया। दैत्य प्लस अरि से दैत्यारी हो गया। मुर प्लस अरि से मुरारी हो गया। देव प्लस आले से यहाँ पर क्या हो गया, देवालय हो गया। सदा प्लस अत्र से सदात्र हो गया। तुल्य प्लस आस्यम से तुल्यास्यम हो गया। मम प्लस अपि से ममापि हो गया। न प्लस अस्ति से नास्ति हो गया। अत्र प्लस अयम से अत्रायम हो गया। महा प्लस आत्मा से महात्मा हो गया। वेद प्लस अभ्यास से वेदाभ्यास हो गया। पुस्तक प्लस आलेह से पुस्तकालय हो गया। तथा प्लस अपि से तथापि हो गया। दया प्लस आनंद से दयानंद हो गया। सुधा प्लस आकर से सुधाकर हो गया। नर प्लस अपि से नरापि हो गया। इस तरीके से एक उदाहरण जो एक नियम हमने यहाँ पर लिया है, इसके बहुत सारे अनेक उदाहरण हम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दीर्घ संधि का दूसरा नियम है, ई या बड़ी ई के बाद में यदि ई या बड़ी ई आती है तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। नियम 2 है, लेकिन इस दोनों दूसरे नियम के अंदर 4 तरीके से हमने उदाहरण लिए हैं। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण लिया है, छोटी और छोटी मिलकर के क्या होगी, यहाँ पे बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए मुनि प्लस इंद्र। मुनि के यहाँ पे नी में छोटी है और आगे छोटी है। छोटी छोटी मिलकर बड़ी हो जाएगा, तो मुनि प्लस इंद्र से क्या बनेगा, मुनीन्द्र हो जाएगा। फिर दूसरा उदाहरण लिया है, गिरी प्लस ईश है। तो यहाँ पे छोटी है, गिरी में छोटी और बाद में ईश की बड़ी। छोटी और बड़ी मिलकर के बड़ी हो गई, तो गिरी प्लस ईश से गिरीश शब्द बना। तीसरा उदाहरण है मही प्लस इंदु। तो यहाँ पर मही में बड़ी मात्रा है, इंदु में छोटी है। बड़ी और छोटी मिलकर के बड़ी हो गई, तो मही प्लस इंदु से महिंदु शब्द बना। फिर चौथा उदाहरण है, श्री प्लस ईश। श्री में बड़ी है और ईश में भी बड़ी है। बड़ी और बड़ी मिलकर के बड़ी हो गई, तो श्री प्लस ईश से शब्द क्या बनेगा, श्री शब्द बनेगा। दूसरे नियम के अंदर देखिए यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण भी लिखे हैं। इससे पहले हमने जो है 4 उदाहरण लिए थे और 4 उदाहरण के अलावा यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दिए हैं मैंने। जैसे देखिए भूमि प्लस ईश से भूमिश बन गया। फिर है अति प्लस इदम से अतिदम हो गया। फिर कवि प्लस इंद्र से कविंद्र हो गया। हरि प्लस ईश से हरीश बना। कुमारी प्लस ईहते से कुमारी रीहते हो गया। दधी प्लस इंद्र से ददींद्र हो गया। नदी प्लस इच्छा से नदी इच्छा हो गया। संपत्ति प्लस ईश्या से संपत्ति ईश्या हो गया। महत्ति प्लस ईहा से महत्ति हा हो गया। मेदिनी प्लस ईश्वर से मेदिनीश्वर हो गया। फलानी प्लस ईमानी से फलानी मानी हो गया। ये क्षिति प्लस इंद्र से क्षितीन्द्र हो गया। मुनि प्लस ईश से मुनीश बना। देवी प्लस इव से देवी बना। मही प्लस इंद्र से महिष बना। मही प्लस ईश से क्या बना, महिष बना। भक्ति प्लस ईश्वर से भक्तीश्वर बना।
तो ये जो है दूसरे नियम के अंदर जो है अन्य उदाहरण यहाँ पर हमने लिए हैं। नियम 3 है, ऊ या बड़ा ऊ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आता है तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, यानी दीर्घ ऊ हो जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे भानु प्लस उदय, तो भानु में यहाँ पे नू के अंदर ऋस्व ऊ है और आगे उदय में भी ऋस्व ऊ यानी छोटा ऊ है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो भानु प्लस उदय से भानुदय शब्द बनेगा। फिर विदु प्लस ऊर्ध्वम से, यहाँ पर देखिए विदु में ऊ छोटा है और ऊर्ध्वम में बड़ा है, छोटा और बड़ा मिलकर के यहाँ पे बड़ा हो गया, शब्द क्या बनेगा, विदूर्ध्वम हो जाएगा। अगला है वधु प्लस उत्सव, वधु में ऊ बड़ा है, उत्सव में ऊ छोटा है, यहाँ पर ऊ बड़ा और छोटा मिलकर के बड़ा ऊ हो गया। तो इस वधु प्लस उत्सव से क्या बनेगा, वधुत्सव शब्द बनेगा। वधु प्लस ऊंचे, तो यहाँ पर वधु में बड़ा ऊ है, ऊंचे में बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ होगा, तो वधु प्लस ऊंचे से वधुच्चे हो जाएगा। अन्य उदाहरण के अंदर देखिए, विष्णु प्लस उदय से विष्णुदय हो जाएगा, मधु प्लस ऊर्ध्वम से मधुर्ध्वम हो जाएगा, वधु प्लस उपदेश से वधुपदेश हो जाएगा, भू प्लस ऊर्ध्वम से ऊर्ध्वम हो जाएगा, लघु प्लस उत्तरम से लघुत्तरम हो जाएगा, सु प्लस उक्ति से सुक्ति ही हो जाएगा, वधु प्लस उत्सव से वधुत्साह, वधु प्लस उत्साह से वधुत्साह हो जाएगा, विदु प्लस उदय से विदुदय हो जाएगा, चमु प्लस उत्थानम से चमुत्थानम हो जाएगा, यवागु प्लस ऊष्मा से यवागुष्मा हो जाएगा, वधु प्लस ऊहा से वधुआहा, वधु प्लस ऊहा से वधुहा शब्द हो जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हमने तीसरे नियम के अंदर जो इसके अन्य उदाहरण भी देख लिए हैं। नियम 4 है, री या बड़ी री के बाद में री या बड़ी री आती है तो बड़ी री हो जाते हैं। अब इस उदाहरण के अंदर आप देख रहे हैं कि बड़ी री के उदाहरण यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो हम संस्कृत व्याकरण माला के अंदर देखते हैं, लगभग जो हमें उदाहरण मिलेंगे वो सब छोटी री के ही उदाहरण मिलेंगे। जैसे पितृ प्लस ऋणम, पितृ में छोटी री है और आगे भी री छोटी है, छोटी री और छोटी री मिलकर के बड़ी री हो रही है, तो पितृ प्लस ऋणम से पितृणम बन गया। इसी तरीके से होत्री प्लस ऋकार से होत्रिकार बन गया, मातृ प्लस ऋणम से मातृणम हो गया, धात्री प्लस ऋकार से धात्रिकार हो गया, होत्री प्लस ऋषि से होत्रिषि हो गया। आगे हम देखते हैं कि हमने परिभाषा के अंदर देखा था कि ली भी आता है, लेकिन संस्कृत जो व्याकरण के अंदर ली हमेशा छोटी ही होती है, ऋस्व ही होती है, उसका दीर्घ नहीं होता है। तो इसके उदाहरण बहुत ही अल्प मात्रा में यानी नहीं के बराबर है। दीर्घ संधि के अंदर हमने जो है इसके नियम पढ़े और नियम के अंदर भी जो इसके अंदर उदाहरण बने थे उस उदाहरणों को पढ़ा और बहुत सारे जो अन्य उदाहरण भी लिए हैं। जो अन्य उदाहरण लिए हैं ये आपके किसी न किसी परीक्षा के अंदर बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। ये बहुत बार परीक्षाओं के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो दीर्घ संधि के अंदर कुछ भी जो है मैंने शेष नहीं छोड़े हैं, सारे उदाहरण मैंने अच्छी तरीके से करवाए हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।